नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। आज आपको मैथ पैडागोजी का जो स्पेशल सीरीज चल रहा है, जिसका क्लास नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 है, जो आपको डेली शाम 6 बजे क्लास प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब से आपको डेली शाम 5 बजे क्लास प्रोवाइड की जाएगी, जो सीटेट और एमपीटेट के लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये आपका क्लास मंडे टू सैटरडे डेली शाम 5 बजे चलेगी। इस वीडियो से आप 15 नंबर का जो पैडागोजी सेक्शन होता है, उससे ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और ये जो आज आपको जो चैप्टर नंबर है, मापन, आकलन और मूल्यांकन, इससे क्वेश्चन आपको हिंदी में हो, हिंदी पैडागोजी का सेक्शन हो, सीडीपी का हो या ईवीएस का हो या मैथ पैडागोजी का हो, यानी सभी पैडागोजी का सेक्शन में ये से क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब सेक्शन के साथ। तो आइए देखते हैं। आइए जो हम देखते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, कौन सा है? मापन, आकलन और मूल्यांकन। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, आकलन को असेसमेंट और मूल्यांकन को इवैल्यूएशन। ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा मापन, जिसे मेजरमेंट कहते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि मापन किसे कहते हैं? जहां वस्तु को अंक प्रदान किया जाए। वस्तु को क्या किया जाए? अंक प्रदान किया जाए, या श्रेणी प्रदान करना, या नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता को क्या करना? निर्धारित करना। क्या करना? निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यानी जहां बच्चों को अंक देना, बच्चों को अंक देना। क्या यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बच्चे भी हो सकते हैं। उनको अंक देना, या श्रेणी में एक श्रेणी में प्रदान करना, या उनको नंबर के हिसाब से क्या करना? योग्यता उनकी निर्धारित करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। और मापन क्या होता है? यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित है। आपको बाल विकास में आपने सीडीपी में पढ़ा होगा, वृद्धि और विकास। क्या? वृद्धि और विकास। तो वृद्धि हमारी क्या होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि हमारी कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। लेकिन जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है? दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे क्या है? जैसे अमित ने 80 नंबर पाया। जैसे अभी हमने बताया था ना कि वस्तु को या बच्चों को अंक प्रदान करना है। जैसे अमित ने 80 नंबर पाया और पंकज ने कितना नंबर पाया? 70 नंबर। श्रेणी प्रदान करना, जैसे कहता है कि पहला रो है, दूसरा रो है, तो ये क्या करते हैं? उसको एक श्रेणी में प्रदान करते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा दिया है आकलन। क्या? आकलन। आकलन मतलब असेसमेंट। इसे असेसमेंट किसे कहते हैं? आइए इसके बारे में देखते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों को यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों की प्रगति स्तर का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ समझाया बच्चों को कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। बच्चों को आपने बताया कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² + b² + 2ab होता है। तो बच्चे को नहीं अगर समझ में आएगा तो उसको देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या करेंगे? समझाएंगे। जो क्या होता है, एक हमारा जो ये प्रक्रिया होता है, जो आकलन की जो प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है इन द सेंस मतलब कि जो हमने अभी बताया कि a+b का होल स्क्वायर जब बच्चों को समझाएंगे और उनको नहीं समझ में आएगा तो उनके बारे में जानेंगे कि इनको बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में हम उसको बच्चे को समझाएंगे। और ये जो आकलन होती है कैसी प्रक्रिया होती है? एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, यानी शॉर्ट में होती है। क्या होती हैं? शॉर्ट में होती हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों को किसी समस्या में समस्या है, किसी प्रश्न में क्या है? समस्या। जैसे अभी हमने बताया ना कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब बच्चे को समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया। क्या हुआ? बच्चे को, जैसे हम बता रहे थे कि बच्चे को समस्या आ गई, मान लीजिए कि आकलन हम बता रहे थे कि उसमें क्या आता है, सबसे पहले बच्चे को समस्या आ गई। जैसे समस्या क्या आ गई कि जैसे मैंने एक फार्मूला लिख दिया कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें बच्चे को क्या हो गया, समस्या आ गया, तो बच्चे को समझाएंगे कैसे? तो बच्चे को बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया था, तो यानी कहने का मतलब कि पहले इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी यानी कितनी बार था, 2 बार, तो इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका बताएंगे बच्चों को कि कैसे आएगा, तो उसी को हम क्या बताएंगे, उसकी समस्या को दूर करेंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आकलन। यानी कहने का मतलब कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों के प्रगति स्तर का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है आकलन के प्रकार। क्या, आकलन के प्रकार कितने होते हैं? आकलन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रचनात्मक आकलन, जिसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिक असेसमेंट, और दूसरा होता है योगात्मक आकलन, जिसे बोलते हैं सोमेटिक असेसमेंट। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं कि जो रचनात्मक आकलन होता है, क्या रचनात्मक आकलन होता है, जिसे फॉर्मेटिक असेसमेंट बोलते हैं, ये क्या होता है? पढ़ाई के दौरान किया जाने वाला आकलन ही क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे मैंने बच्चों को कुछ भी समझा दिया, क्या किया, जैसे मैंने बच्चों को समझाया कि एक पेन का दाम, क्या, एक पेन का दाम 5 रुपये, एक पेन का दाम 5 रुपये, तो 5 पेन का दाम हमने बताया कितना रुपये हो गया, 25 रुपये। कितना हो गया, 25 रुपये। तो अब बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताओ कि हम एक पेन का दाम 5 रुपये था, तो 7 पेन का दाम कितना होगा? तो अब बच्चों से देखेंगे कि उसने क्या किया, कि उसको बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। कहने का ये मतलब है कि बच्चों को क्या, बच्चों को पढ़ाई के दौरान यानी पढ़ाने के दौरान ही किया गया असेसमेंट ही क्या कहलाता है, फॉर्मेटिक असेसमेंट, जिसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। जैसे हम बच्चों को बहुविकल्पी प्रश्न भी दे सकते हैं, क्लास डिस्कशन भी करा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा आता है योगात्मक आकलन। क्या, योगात्मक आकलन, जिसे क्या बोलते हैं, सोमेटिक असेसमेंट बोलते हैं, जो क्या होता है, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन है। यानी कहने का मतलब कि जो भी आकलन हम करते हैं बच्चों का, वो एक इंड टाइम करते हैं, यानी समय खत्म होने के बाद, यानी साल के अंत में करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन बोलते हैं। योगात्मक आकलन कैसे होते हैं? जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया, जो साल के अंत में परीक्षा की जाती है, उसमें बच्चों ने कितना योगदान दिया, कितना उसका उपलब्धि है, उसके बारे में जानते हैं। अगला आता है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका भी हम असेसमेंट करते हैं कि उसने कितना गेन किया है। अगला आता है यूनिट टेस्ट, जो महीने के लास्ट में भी हम ले सकते हैं या 3 महीने में होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट, जो जिसमें बच्चे को क्या करते हैं, देखा जाता है कि उसने कितना गेन किया है। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट दिया है, इससे बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। आइए इसको एक एक करके जानते हैं। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिक असेसमेंट, यानी अधिगम के लिए आकलन। क्या, अधिगम के लिए आकलन। देखिए आप इससे भी समझ सकते हैं, फॉर मतलब फॉर्मेटिक असेसमेंट, फॉर मतलब फॉर्मेटिक असेसमेंट, यानी कहने का मतलब कि ये असेसमेंट ऑफ असेसमेंट फॉर जो लर्निंग दिया है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिक असेसमेंट बोलते हैं, जो अधिगम के लिए आकलन किया जाता है। अगला देखते हैं, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का आकलन। क्या, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, जिसे क्या बोलते हैं, सोमेटिक असेसमेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, अगर आपसे बच्चों से पूछ देगा क्वेश्चन, देखिए जैसे पहला वाला हमने नहीं बताया इसको, देखिए जैसे पहला आपसे पूछ देगा कि जो अधिगम के लिए आकलन किया जाता है, क्या अधिगम के लिए आकलन किया जाता है, वो क्या होता है, तो पढ़ाई के दौरान जो किया जाता है, क्या जो पढ़ाने के दौरान किया जाता है, वो उसे ही हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको पीछे बताया हूँ फॉर्मेटिक असेसमेंट, उसी का एक भाग है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो पढ़ाई के दौरान किया जाने वाला असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और अगला जो है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो क्या होता है,
अंत में किया जाता है, यानी जो सिमेटिक यानी जो अंत में साल के अंत में किया जाने वाला आकलन ही क्या कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा दिया है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट, यानी बच्चा इसमें क्या करता है, खुद से अपना आकलन करता है। बच्चा क्या करता है, खुद से आकलन करता है कि मैंने कितना लर्न किया, कितना चीज़ों को समझा और क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ गई, उसके बारे में वो अपना क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। उसे ही क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। आपको अगर वीडियो में कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे क्या बोलना है, इवैल्यूएशन। क्या, मूल्यांकन। क्या है, इवैल्यूएशन। क्या है, देखिए इवैल्यूएशन क्या होता है, यह एक प्रक्रिया जो क्या है, यह जो प्रक्रिया है कैसी होती है, सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चे के दोष, क्या, बच्चों के दोष और गुणों का क्या किया जाता है, विवेचना किया जाता है। क्या किया जाता है, विवेचना किया जाता है, और उसके बारे में जो सही निर्णय करना होता है उसे ही क्या करते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि यह कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। क्या है, सतत प्रक्रिया। और हम बच्चों के क्या करते हैं, दोष गुण, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कहने का मतलब कि उसके बारे में पूरा, यानी ये क्या है, सतत प्रक्रिया जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, वो क्या है, मूल्यांकन होती है। इसमें बच्चे का पूरा आप क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, A to Z। जो ये क्या होता है, यह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। क्या होता है, यह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा बोला है आकलन। क्या, आकलन नोट में है, नोट करके देख लीजिए। आकलन क्या है, आकलन जो है एक संक्षिप्त प्रक्रिया, अभी आपको पीछे ही बताएं, जबकि मूल्यांकन क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। जो हमारा मूल्यांकन होता है, क्या मूल्यांकन होता है, क्या होता है, मूल्यांकन से पहले क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। मूल्यांकन से पहले क्या किया जाता है, बच्चों को आकलन किया जाता है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन के प्रकार। क्या, मूल्यांकन के प्रकार। आगे देखते हैं, पहला देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार में पहला है औपचारिक मूल्यांकन, जिसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल एवेल्युएशन। अब और दूसरा क्या होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन। आइए इसको एक आसान भाषा में समझते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक होता क्या है। यानी कहने का मतलब कि पहले तो आप समझिए कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, उसके बारे में मूल्यांकन बाद में देख लेंगे। पहले जानिए कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक में क्या होता है कि किसी नियम के अनुसार हमको कार्य करना होता है। जैसे स्कूल हमको जाना है, क्या स्कूल हमें जाना है, तो ये नहीं कि जैसे मर्जी हो गए वैसे चले जाएंगे। स्कूल जाना है तो हमें एक फॉर्मल ड्रेस में जाना है। क्या, एक फॉर्मल ड्रेस में भी जाना है और आपको एक नियमबद्ध तरीके से जाना है कि यानी आपका 9 बजे का स्कूल है तो आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, एक नियम कानून के अनुसार क्या किया जाता है, काम किया जाता है। और जो अनौपचारिक होता है, क्या अनौपचारिक, जैसे मर्जी हो वैसे आपने काम किया, घर पर जैसे कपड़े पहनते हो या जैसे किसी से बात करते हो। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को क्या करना है, एक सुनियोजित तरीके से बोलना। और अनौपचारिक में जैसे आप घर वालों से बात करते हैं वो हो गया। आइए अब इसको देखते हैं कि औपचारिक मूल्यांकन होता क्या है। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, फॉर्मल इवैल्यूएशन। औपचारिक मूल्यांकन का अर्थ यह है कि जिसमें नियम, अभी मैंने बताया ना, जिसमें नियम, व्यवस्था, सुनियोजित डेटा यानी पूर्व नियोजित जो होता है, यानी पहले से निर्धारित जो डेटा होता है उसके बारे में आधारित परीक्षण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, औपचारिक मूल्यांकन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण। जैसे क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। ये मिसप्रिंट हो गया है, गलती होगी ये, आप लोग इसे अभिक्षमता परीक्षण कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण यानी कहने का मतलब कि बच्चों ने, यानी पूर्व निर्धारित है ना,
ये क्या है, पूर्व निर्धारित है। यानी बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे, क्या करेंगे, अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या है, उनको बताया जाएगा कि यहाँ आपका रिजल्ट इतना आया है। तो यानी उसने कितना उपलब्धि प्राप्त किया, इसे हम क्या बोलेंगे, औपचारिक मूल्यांकन बोलेंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो आता है दूसरा पॉइंट, अनौपचारिक मूल्यांकन। क्या आता है, अनौपचारिक मूल्यांकन, जिसे इनफॉर्मल इवेल्युएशन कहते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, आइए इसको बारे में देखते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन वे मूल्यांकन होते हैं जिसमें कोई नियम नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें कोई नियम नहीं होते, जो आसानी रूप से क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन गतिविधियों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी जो अनौपचारिक मूल्यांकन होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी नियम कानून नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, जो आपका दिनचर्या होता है, दिन प्रतिदिन का जो दिनचर्या होता है, गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में इसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पोर्टफोलियो हो गया, अवलोकन, यानी बच्चे ने किस प्रकार सीख रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपने अवलोकन कर लिया, तो ये क्या है, अनौपचारिक मूल्यांकन है। आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों का सीरीज देखते हैं। क्या, कुछ प्रश्नों का सीरीज देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला आपका प्रश्न दिया है कि प्राथमिक अवस्था, क्या, प्राथमिक अवस्था में गणित रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। रचनात्मक मूल्यांकन आपको बताया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। मूल्यांकन है ना, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन जो दिया हमारा, पहला का ऑप्शन दिया है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, जो कि क्या है, सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ये क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा करना, ये भी गलत है। और जो चौथा ऑप्शन दिया आपका, विद्यार्थियों को ग्रेड और रैंक की स्थिति देना, ये भी आपका क्या है, गलत है। यानी कहने का मतलब आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि जो हमारा प्राथमिक अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, प्राथमिक अवस्था में गणित अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना क्या कहलाता है, मूल्यांकन के अंतर्गत अंतर्निहित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक रचनात्मक, क्या, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। आपसे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। आपसे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। तो आपको आंसर भी किस में देना होगा, नेगेटिव में देना होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया है विद्यार्थियों को प्रश्नों, क्या, विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। क्या करने देना, नीतियां विकसित, यानी अपने प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए क्या करना, उन्हें स्वयं क्या करना है, देना कि आप स्वयं से हल कीजिए। ये क्या है, सही है। लेकिन हमको क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है। अगला दिया है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, जो कि ये क्या है, सही है। ये इस हमको नेगेटिव बोला है तो हमको नेगेटिव ही चाहिए, जो कि क्या है, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, जो कि नहीं कहना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थियों को हल खोजने में प्रवृत्त हो, जो कि ये क्या है, पॉजिटिव बात कर रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। अगले देखते हैं विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बताने देना, यानी ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्यों, कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आइए इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कहा है कि शिक्षक, क्या, शिक्षक, कौन सा सही था, बी नंबर। शिक्षक का कक्षा में भी रचनात्मक कार्य करने के लिए छात्रों द्वारा कार्य करने की इच्छा, जागृत और आत्मविश्वास, क्या, आत्मविश्वास तथा प्रोत्साहन पर बल देना चाहिए, न कि बच्चों को क्या करना चाहिए, रटन प्रणाली, यानी बच्चों को किस पर जोर देना चाहिए, इच्छा जागृति,
आत्मविश्वास और प्रोत्साहन पर बल देना चाहिए, न कि बच्चों को फार्मूले याद करने पर जोर देना चाहिए। अर्थात छात्रों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। आपको छात्रों को क्या करना है, सूत्र याद करने के लिए नहीं कहना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों के तुलनात्मक प्रवृत्ता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों का विषय ज्ञान में समझ बढ़े। चौथा ऑप्शन आपका दिया है बच्चे कक्षा में नियमित रहे। देखिए ऑप्शन आपका सीटेट में क्या होता है, लगभग चारों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जो आपका मेन ऑप्शन कौन सा सही होगा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपसे ये पूछता है कि कौन सा ऑप्शन मुख्य रूप से सही है। आपसे क्या पूछा है, मुख्य उद्देश्य से पूछा है। क्या पूछा है, मुख्य उद्देश्य से पूछा है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, मुख्य उद्देश्य से पूछा है। ये भी आपका ऑप्शन क्या है, लगभग सही ही है। बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़े। लेकिन आपसे दूसरा ऑप्शन जो दिया है आपका कौन सा, बच्चों की तुलनात्मक प्रवृत्ता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होनी चाहिए। यही मूल्यांकन का क्या है, मुख्य उद्देश्य। यानी टीचर को क्या होनी चाहिए कि बच्चों में कैसी प्रवृत्ति आ रही है, उसने कितना सीखा, क्या क्या सीख लिया है, उसके बारे में उसको शिक्षक को क्या करनी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि हमारा कक्षा में इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि बच्चों के गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों को क्या होता है, गुणों की जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है, टीचर को। किसको प्राप्त होती है, टीचर को। अगला बोला कि बच्चों के अंदर छिपी विशिष्ट विशेषताओं का पता चलता है। किसको पता चलता है, टीचर को। क्यों, क्योंकि मूल्यांकन कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। अगला देखते हैं, बच्चों में तुलनात्मक प्रवृत्ता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होती है। यानी जब तुलनात्मक प्रवृत्ता करेगा, यानी बच्चों में तुलना करेगा, दिखेगा कि कौन कितना सीख रहा है, तो उससे क्या होगा, शिक्षक को क्या होगा, पता चलेगा कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, आइए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है विषय वस्तु से। किससे दिया है, विषय वस्तु से। दूसरा ऑप्शन दिया है मूल्यांकन प्रविधियों से। तीसरा ऑप्शन दिया है उद्देश्यों से। और चौथा ऑप्शन दिया है सीखने की प्रक्रियाओं से, यानी सीखने की क्रियाओं से। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध, यानी निकटतम मतलब क्या होता है, उसके सबसे नजदीक वाला। सबसे नजदीक वाला कौन सा है, यानी मूल्यांकन का सबसे नजदीक संबंध क्या होता है, उसके उद्देश्य से होता है। उसके किससे होता है, उद्देश्य से। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जिससे हमको क्या मिलेगी, सफलता मिलती है। आइए इसके बारे में जान जाते हैं। आइए इसको देखते हैं। जो हमारा मूल्यांकन होता है, क्या होता है, मूल्यांकन। जो हमारा मूल्यांकन होता है क्या होता है, मूल्यांकन का निकटतम, यानी मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्यों से होता है। क्यों होता है, बताया था। मूल्यांकन हमें इस बात का पता चलता है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है या पूरा करना है, हम चाह रहे थे, वह उद्देश्य कहाँ तक पूरा या प्राप्त हुआ है और इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं। कहने का मतलब कि जब भी हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट का हो या मूल्यांकन बच्चों का हो, उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उसने कितना प्राप्त किया, यानी कहाँ तक उसने पूरा किया और उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, उसके बारे में हम जानते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विषय वस्तु क्या विषय नहीं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, क्या वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन है। ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर दिया है पहला
विश्वसनीयता, क्या दिया है, विश्वसनीयता। दूसरा ऑप्शन दिया है वैधता, और तीसरा ऑप्शन दिया है वस्तुनिष्ठता, और चौथा दिया है ये सभी। जो आपका मूल्यांकन होता है, उन मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आइए इसको देख लेते हैं। आइए जो मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको देख लेते हैं। मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं, 5 विशेषताएं होती हैं। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। क्या, व्यापकता। आइए इसको बारे में जानते हैं कि जो वैधता होती है, यानी जिसके बारे में क्या करना होता है, जानना चाहता है, यानी टीचर जिसके बारे में जानना चाहता है वास्तव में क्या करें, उसी बात का परीक्षण करें। यानी टीचर जो है जिस चीज़ के बारे में जानना चाहता है उसी के बारे में क्या करें, परीक्षण करें। तो वो कौन सी मूल्यांकन की विशेषता कहलाएगी, वैधता, यानी क्या है, वैलिडिटी। अगला हमारा आता है विश्वसनीयता। क्या, विश्वसनीयता। विभिन्न परंतु एक जैसी, क्या, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न का परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार होगा तो ऐसा मानना मापन क्या कहलाएगा, विश्वसनीयता कहलाएगा। कहने का मतलब कि आपका क्वेश्चन, आइए जो हमने देखा विश्वसनीयता में क्या बताया गया था कि जो आप किसी भी प्रश्न को हल करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, एक समान आना चाहिए, तभी तो हमको विश्वास होगा कि नहीं सही है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को हम बताते हैं, जैसे बच्चों को हम मान लीजिए कि बता दिए कि ये क्या है, 5 है प्लस 3 है तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। और इसी चीज़ को एक बच्चा ने क्या किया कि 5 को क्या लिख दिया, 2 + 3, और 3 को क्या लिख दिया, 1 + 2। इसको भी ऐड कर रहा है बच्चा तो क्या आ रहा है, 8 ही आएगा। यानी कहने का मतलब कि आप प्रश्न को इस माध्यम से कीजिए या प्रश्न को दूसरे माध्यम से कीजिए, आंसर उसका क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। अगला देखते हैं। तीसरा हमारा क्या कर रहा है, व्यवहारिकता। क्या, व्यवहारिकता होनी चाहिए। तीसरा क्या कर रहे हैं, व्यवहारिकता होनी चाहिए। यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया में, क्या, मूल्यांकन प्रक्रिया में लागत और समय का प्रयोग क्या होना चाहिए, सरलता की दृष्टिकोण से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। जो भी व्यवहारिकता है उसमें मूल्यांकन प्रक्रिया में जो भी लागत लग रहा है, समय लग रहा है, प्रयोग लग रहा है, उसमें क्या आनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए और कुशल होनी चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, व्यवहारिकता। चौथा हमारा पॉइंट दिया है वस्तुनिष्ठता। क्या दिया है, वस्तुनिष्ठता। यानी जिस मूल्यांकन में, क्या बोला है, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर और परीक्षण का प्रभाव न पड़े। क्या बोला है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, जिस मूल्यांकन में क्या हो, एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो, यानी उसका जवाब एक ही आएगा। जैसे हमने पूछ दिया कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो उसका जवाब क्या है, एक ही उत्तर है। क्या है, एक ही उत्तर है। उस पर परीक्षक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसको क्या कर देगा, किसी दूसरे माध्यम से उसको अलग बता देगा। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यापकता। क्या है, व्यापकता। इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे गुणों का मापन किया जाता है। यानी बच्चे के दोष हो, अच्छाई हो, बुराई हो, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सबका मापन किया जाता है। अगला देखते हैं। आइए देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वस्तुनिष्ठता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो कौन कौन सी हो जाएगी। पहला दिया है विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता और चौथा दिया है ये सभी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी। कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी, तीनों हो जाएंगे। अगला देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो क्या अच्छा लगे तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इसे आप कमेंट भी, आपको कोई भी इस चैप्टर से यानी मापन, आकलन और मूल्यांकन चैप्टर से किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।